हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 4.2 का बेसिक देखेंगे। सबसे पहले देखो, पहले आते हैं इसमें सारणी के गुणधर्म। पहला क्या कहता है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। सारणी की पंक्तियों को यानी पंक्तियां रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो सारणी का मान जो है अपरिवर्तित रहता है। ये नियम हमें याद करने को जरूरी। फिर यदि किसी सारणी की दो पंक्तियों या स्तंभों को, दो पंक्तियां, दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान वही रहता है, लेकिन किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी बाहर क्या लगा दोगे, उस सारणी के माइनस लगा दो। दो पंक्तियों को या स्तंभों को आपस में, पंक्ति को पंक्ति से चेंज कर रहे हैं, रो को रो से और कॉलम को कॉलम से, तो सारणी का मान चेंज। फिर थर्ड नियम है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या स्तंभ, कोई दो पंक्तियां, जैसे ये सारणी है, इसमें ए बी सी, इसको मान लेते हैं डी ई एफ, ये ए बी सी, दो पंक्तियां या इसी प्रकार से कोई दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस सारणी का मान डायरेक्ट आप जीरो लिख सकते हो, ये नियम लिख के। फिर यदि किसी सारणी की पंक्ति या स्तंभों के अवयवों को किसी अचर राशि k से गुणा कर दिया, अचर राशि k यानी k जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है, तो सारणी के मान में भी किससे गुणा हो जाएगा, k से गुणा हो जाएगा। ये भी नियम याद रखो। फिर यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दो पद हों, किस प्रकार से दो पद हों, जैसे ये मान लो CA1 प्लस डी, CA प्लस डी, AB प्लस CD, EF प्लस GD, ये मान लो, ठीक है। यहाँ मान लो BCEFAG अलग अलग है, ठीक है, 3x3 है, तो इनको अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, तो सारणी को उसी कोटि के दो अन्य सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ CA, यहाँ क्या था BC, फिर प्लस लगा के ये DB इसमें चला है DDBC, इस प्रकार से। समझ गए? ये 5 नियम हो रहे हैं, वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट। छठा नियम है हमारे पास, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। जैसे दो हमारे पास सारणिक है, इनमें कोई भी, जैसे ABC, यहाँ मान लो DEF कुछ भी है, इसको अगर किसी भी अचर पद से गुणा करके, मान लो k से गुणा कर दिया, इसमें जोड़ या घटा दें तो ये सारणी का मान अपरिवर्तित रहेगा। किसी सारणी में पंक्ति के या स्तंभों के अवयवों और किसी अन्य पंक्ति के अवयवों के सहखंडों के गुणनफलों का योग, सहखंड आपको बताया हुआ है, उसके गुणनफलों का योग 0 आता है। फिर यदि किसी सारणी में एक पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है, जैसे ये मान लेते हैं 1 2 0 3 4 0 5 6 0, ये स्तंभ 0 है, या कोई भी एक पंक्ति जैसे कोई भी 0 आ जाए तो सारणी का मान भी क्या होगा, 0। फिर किसी त्रिभुजाकार सारणी का मान, त्रिभुजाकार सारणी का आपको बताए हुए हैं, उसके मुख्य विकर्णों के अवयवों का गुणनफल होता है। यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव यहाँ तो 0 हो गए, यहाँ ऊपर के अवयव 0 हो गए। दो प्रकार के त्रिभुजाकार सारणी होते हैं, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ही होगा, वो ही उसका क्या होगा, सारणी का मान होगा। फिर यदि किसी सारणी के डेल्टा के अवयव, जिसमें x होता है, x की क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, x में बहुपद हो, x का मान जो रखने पर वो 0 बन रहा है, जैसे x का मान 1 रखने पर वो 0 मान बन रहा है, मान लो जैसे x - 1 है तो x बराबर 1 रखने पर ये 0 बनता है, तो x - 1 ही इसका क्या होगा, गुणनखंड। इसी प्रकार से x बराबर, x में a में गुणनखंड है तो x बराबर a रखने पर डेल्टा का मान 0 आता है, तो x - a ही उसका क्या होगा, गुणनखंड। ये 10 गोल्डन रूल्स है सारणी के, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब और देखते हैं आपके इसमें
स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सारणिकों का गुणनफल। पहले देखते हैं द्वितीय कोटि के दो सारणिकों का गुणनफल। और देखो सारणिकों का गुणनफल जो है हम पंक्ति इंटू पंक्ति विधि द्वारा भी कर सकते हैं या पंक्ति इंटू स्तंभ विधि द्वारा भी कर सकते हैं। सारणिकों का गुणनफल हम पंक्ति इंटू पंक्ति विधि द्वारा भी कर सकते हैं और पंक्ति इंटू स्तंभ विधि द्वारा, जैसे आयु का गुणनफल किया पंक्ति इंटू स्तंभ आपको उसमें बताया पंक्ति इंटू पंक्ति। अब देखो इसमें दो द्वितीय कोटि की यानी 2/2 की पहले मान लेते हैं, माना डेल्टा 1 इक्वल में दिया है हमें a1 b1 a2 b2, ये मान डेल्टा 2 इक्वल दिया है c1 d1 c2 d2। अब द्वितीय कोटि के इन सारणिकों का क्या करना है, हमें गुणनफल करना है। तो डेल्टा 1 इंटू डेल्टा a1 b1 a2 b2 c1 d1 c2 d2। पहले हम देखते हैं पंक्ति इंटू पंक्ति विधि द्वारा कैसे कर सकते हैं। पंक्ति का पंक्ति से गुणा करने पर पहले क्या करने हैं हम, पंक्ति का पंक्ति से गुणा। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल, देखो a1 c1, फिर अब किसका होगा, इसका इसके साथ, तो b1 d1, ये हो गया। फिर इस पहली पंक्ति का दूसरी के साथ a1 c2 b1 d2, फिर इस दूसरी पंक्ति का पहले के साथ a2 c1 प्लस b2 d1, फिर a2 c2 प्लस b2 d2। ये हो गया पंक्ति का पंक्ति से। अब पंक्ति का स्तंभ से गुणा करके ये भी देख सकते हैं, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम सारणी का गुणा। समझ गए, ये पंक्ति का स्तंभ से आपको बताया हुआ है। तृतीय कोटि के दो सारणिकों का गुणनफल करना हो वो भी इसी प्रकार से होगा, पंक्ति इंटू पंक्ति से भी कर सकते हैं, पंक्ति इंटू स्तंभ से भी कर सकते हैं। अब आपको इसमें बताता हूं द्वितीय कोटि के सारणी का तृतीय कोटि के सारणी के साथ कैसे गुणनफल होगा, वो देखते हैं हम। द्वितीय कोटि के सारणी का तृतीय कोटि के सारणी के साथ गुणनफल। द्वितीय कोटि तथा तृतीय कोटि के सारणी का गुणनफल। द्वितीय कोटि तथा तृतीय कोटि के सारणी का गुणनफल मान लेते हैं, माना डेल्टा 1 इक्वल हमें दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा 2 इक्वल दिया है हमें p1 p2 और q1 q। ये मान लेते हैं, या यहाँ पे मान लेते हैं p1 q1 और p2 q, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेल 1 जो है 3/3 कोटि का है, डेल 1 किस कोटि का है, 3/3 का, और डेल 2 ये किसका है, 2/2 का, बराबर नहीं है। तो अब देखो इनको कैसे करेंगे, तो डेल्टा 2 में क्या करेंगे, इनको कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 0 इकाई सारणी वाले। ठीक है, बाकी ये वैल्यू ऐसे p1 q1 p2 q। अब इनका हम गुणा करेंगे, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2, डेल्टा 1 की वैल्यू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, फिर इंटू 1 0 0 0 p1 q1 0 p2 q।
अब देखो पंक्ति इंटू पंक्ति से मैंने द्वितीय कोटि के सारणी का गुणनफल बता दिया था, इसको मैं आपको करके दिखाता हूं पंक्ति इंटू स्तंभ विधि से। तो देखो इसमें ये साफ कर लेते हैं। देखो अब पंक्ति का स्तंभ से गुणा करने पर, पंक्ति का स्तंभ से गुणा करने पर रो का किससे गुणा कर रहे हैं, कॉलम से, रो का किससे गुणा कर रहे हैं, कॉलम से। तो देखो डेल वन डेल टू, देखो पहले a1 इंटू 1 प्लस b1 इंटू 0 प्लस c1 इंटू 0, ये हो गया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से a1 इंटू 0 प्लस b1 p1 प्लस c1 p2, ये हो गया। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से करते हैं a1 इंटू 0 प्लस b1 इंटू q1 प्लस c1 इंटू q, ये हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से a2 इंटू 1 प्लस b2 इंटू 0 प्लस c2 इंटू 0, ये हो गया। फिर a2 इंटू 0 प्लस b2 p1 c2 p2, ये हो गया। फिर a2 इंटू 0 b2 q1, ठीक है, फिर उसके बाद c2 q, ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से फिर दूसरे फिर तीसरे, तो a3 इंटू 1 b3 इंटू 0 c3 इंटू 0, फिर a3 इंटू 0 प्लस b3 p1 c3 q p2, फिर a3 इंटू 0 b3 q1 प्लस c3 q। अब इसको आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो देखो तो यहां पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 इक्वल a1 इंटू 1, a1 ये 0 प्लस 0, ये a1 ही आएगा, ये 0, तो क्या बच गया b1 p1 प्लस c1 p2, फिर ये 0 b1 q1 प्लस c1 q2, a2 इंटू 1 a2, ये 0 ही है, ये 0 b2 p1 प्लस c2 p2, फिर ये 0 b2 q1 प्लस c2 q2, ये हो गया। फिर a3 ये 0 ही, ये भी 0 b3 p1 प्लस c3 p2 b3 q1 प्लस c3 q, ये इनका क्या है, पंक्ति इंटू स्तंभ विधि से। द्वितीय कोटि का आपको पंक्ति इंटू पंक्ति से करके दिखा दिया था। ये द्वितीय कोटि के सारणी का तृतीय कोटि के सारणी के साथ गुणनफल इस प्रकार करो। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारी प्रारंभिक संक्रियाएं। प्रारंभिक संक्रियाएं, देखो स्टूडेंट्स प्रारंभिक संक्रिया, देखो हमारे यदि R1 R2 R3 डैश 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 तथा C1 C2 C3 किसी सारणी की पंक्ति, ये तो क्या कर रहे हैं, पंक्तियों को शो, तथा ये क्या कर रहे हैं, स्तंभों को प्रदर्शित करें, स्तंभों को प्रदर्शित करें। तो निम्न प्रकार से इसमें संक्रियाएं लगेगी। तो इसमें हम पंक्तियों स्तंभों में निम्न प्रकार से संक्रियाएं लगा सकते हैं। जैसे R1 क्या है, पहली पंक्ति, R2 दूसरी पंक्ति, इस प्रकार से ये C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा। अब देखो तो इसमें पहले तो चिन्ह देखते हैं, ये चिन्ह होगा चेंज यानी परिवर्तन का, ये किसका होगा, चेंज यानी परिवर्तन का। और ये हमारा होगा यहां पर इंटरचेंज,
इंटरचेंज। इसका अर्थ क्या होगा? स्थान परिवर्तन करना, स्थान परिवर्तन करना। ठीक है। अब जैसे संक्रिया है, मान लो लिख दिए यहां पर R1 टू R1 प्लस माइनस R2, R1 टू R1 प्लस माइनस R2। इसका अर्थ है किस में चेंज कर रहे हैं? R1, यानी पहली पंक्ति में चेंज कर रहे हैं। पहली पंक्ति में क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। परिवर्तन क्या कर रहे हैं हम? पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ रहे हैं, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं। जैसे ये मान लो इसमें C2 टू C2 माइनस C1। इसका अर्थ यहां पर क्या हो गया? दूसरा स्तंभ है उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, दूसरा स्तंभ है उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं? अभी दूसरे स्तंभ में से पहला स्तंभ माइनस कर, समझ गई? ऐसे आ गया C1 टू C2। इसका आता है C1 इंटरचेंज C2, यानी पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ आपस में इंटरचेंज, यानी पहला स्तंभ ये, जैसे पहला स्तंभ 1 2 3 4 5 6 5 7 8, यानी पहला स्तंभ ये यहां पे आ रहा है और ये यहां, समझ गए ये चीज? अब और देखते हैं इसमें, अब देखते हैं इसमें व्यापक रूप में जैसे IV पंक्ति के अवयवों को JV पंक्ति के अवयवों को K से गुणा करके जोड़ते हैं, किसमें? IV पंक्ति में जोड़ते हैं। तो इसके क्या लिखेंगे? IV पंक्ति में चेंज करना है, यानी IV पंक्ति के अवयवों को, यानी IV पंक्ति के अवयव ये हो गए, JV पंक्ति के अवयवों को K से गुणा, तो JV पंक्ति के अवयवों को K से गुणा करके जोड़ते हैं, तो ये इसका क्या बन जाएगा? व्यापक। एक चीज और इसमें ध्यान रखोगे, संक्रिया किस तरीके से लगानी है? संक्रिया लगानी है ज्यादा से ज्यादा शून्य बनाने की कोशिश करोगे। उसमें सारणिक में क्या करेंगे? ज्यादा शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।